हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि अगर आपने किसी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में कुछ वेलोसिटी दिया है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और हमने उस मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू फाइंड किया था, हमने उसका डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया था। और आज जो अपना चर्चा ये है कि अगर उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा था, मैग्नेटिक फोर्स लगा था, तो वो चार्ज पार्टिकल मेरे कौन से पाथ में मूव करेगा, उसका क्या होने वाला है पाथ। वो आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो आपका सर्कल भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो अभी हम लोग वही सीखेंगे कि उसका पाथ क्या होना, उसका पाथ क्या होगा। ओके चलिए, तो मैंने यहां पे लिखा है कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। उस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके बीच का एंगल कितना है, और उसको मैंने नाम दिया है थीटा। और लास्ट क्लास में मैंने तुमको बताया था कि ये जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स वो इस थीटा पे डिपेंड करता है। आपका फोर्स के लिए आया था वैल्यू F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा आया था। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो भी इस थीटा पे डिपेंड कर रहा था, और ये जो चार्ज पार्टिकल पाथ फॉलो करेगा वो भी इस थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और एक कहानी तुम लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो सिंपल सी कहानी है कि पाथ डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट केसेज आएंगे, तो मैंने लिया है नंबर 1 केस नंबर 1। वहां पे मेरा क्या है कि मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कि जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, या इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी हमको बेसिक आइडिया ये है कि जब थीटा 0 या 180 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। हम इतना श्योर है कि जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, उस केस में आपका मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया है, मतलब कि उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी उस चार्ज पार्टिकल पे इफेक्ट नहीं आने वाला है, कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। इतना सब लोग क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम लिए हैं, दोनों ही डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका है अलोंग एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पे शो किया है एरो से, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड फील्ड इज यूनिफॉर्म। और पहले केस में हमने लिया है चार्ज पार्टिकल। अब देखिए, चार्ज का नेचर आपका हो सकता है पॉजिटिव भी हो या आपका हो सकता है नेगेटिव भी हो, पाथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने माना है कि एक कोई चार्ज है जिसपे चार्ज पार्टिकल है, जिसपे चार्ज क्यू है, उसका नेचर पॉजिटिव हो सकता है, उसका नेचर नेगेटिव भी हो सकता है, और जो वेलोसिटी है वो है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा कितना हो जाएगा? इस केस में आपका थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स इज 0। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया है, मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड का उस चार्ज पार्टिकल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका चार्ज का जिस, या ऐसे बोलेंगे हम कि उस चार्ज को मैंने जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया था वो उसी तरफ चलता जाएगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, मतलब जिस तरफ भी वो मूव कर रहा था उसी तरफ वो मूव करता चला जाएगा। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि चार्ज गोज अनडेविएटेड, चार्ज गोज अनडेविएटेड। और अगर हमने उसको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया था तो मतलब कि वो जो उसका पाथ होगा वो कैसा होगा? वो होगा स्ट्रेट पाथ, वो स्ट्रेट पाथ में ही चला जाएगा, क्योंकि हमने जो उसको वेलोसिटी दिया है वो दिया है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरा फील्ड भी था उस तरफ, तो वो जाएगा इन अ स्ट्रेट पाथ, वो सीधा वहां से चला जाएगा। और सेम होगा फॉर सेकंड केस आल्सो। इन सेकंड केस कितना है थीटा? यहाँ पे आपका थीटा हो गया है 180 डिग्री, क्योंकि मैंने इस बार जो वेलोसिटी वेक्टर लिया है वो लिया है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड था होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा हो गया 180, लेकिन फिर से मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है 0, फिर से मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है 0, और मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, मतलब कि हमने उस चार्ज पार्टिकल को जिस तरफ इनिशियल वेलोसिटी दिया था वो उसी तरफ मूव करेगा। तो हमने उसको वेलोसिटी दिया है अलोंग नेगेटिव एक्सिस, तो फिर से हो जाएगा अनडेविएटेड, और फिर से जो उसका पाथ होगा वो हो जाएगा स्ट्रेट पाथ। कैसा होगा? वो उसका हो जाएगा स्ट्रेट पाथ। तो इस बात को सब लोग याद रखना कि अगर
हमने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली या फिर एंटी पैरेलली प्रोजेक्ट किया है या उसको वेलोसिटी दिया है, तो उसका जो पाथ होगा वो जाएगा स्ट्रेट लाइन और मेरा चार्ज पार्टिकल जाएगा अनडेविएटेड। सबको समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल, इसको ध्यान रखना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आप केवल मैग्नेटिक फोर्स का ही बात कर रहे हो, आप ग्रेविटी फोर्स का बात नहीं कर रहे हो। तो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल का, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी फोर्स जो आपका आने वाला है उसको हमने कर दिया है नेग्लेक्ट। बिल्कुल आपका ग्रेविटी फोर्स भी लगेगा, लेकिन अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो फिर उसका मास भी बहुत कम होगा, और मास काफी कम होगा तो उसका जो ग्रेविटी का फोर्स भी बहुत कम होगा, तो हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स का। सबको समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। अब हम आते हैं सेकेंड केस में, और ये सेकेंड केस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड केस में हमने लिया है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तब उसका पाथ क्या होगा, हमको उसी के बारे में स्टडी करना है। तो सबको ये केस तो आएगा समझ में कि जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाए 90 डिग्री, तो फिर पाथ क्या होगा, हमको ये स्टडी करना है। और ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको ध्यान रखना। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ कहानी लिखा है कि देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड। सबको देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा ना, मैंने क्रॉस से शो किया है। तो क्रॉस का मतलब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके बाद अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q and mass m is projected from point A inside the magnetic field। मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट A था, इस पॉइंट A से मैंने एक चार्ज पार्टिकल को जिसका कि चार्ज Q था और जिसपे मास m था, उसको मैंने किया है प्रोजेक्ट। कहां से? इस पॉइंट A से। और ये पॉइंट A कहां था? ये पॉइंट A आपका है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। सब लोग इसको याद रखना, पॉइंट A इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, ओके, अच्छी बात है। और जो मैंने चार्ज का नेचर माना है ना, मैंने चार्ज का नेचर माना है पॉजिटिव, किस पे? चार्ज पॉजिटिव है। ओके, चलिए, चार्ज इस पे निगेटिव हो तो भी पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसलिए फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव होगा तो भी पाथ सिमिलर ही होगा। पाथ क्या होगा मैं तुमको अभी बताऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये तो हुआ मेरा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेज गोइंग इनवर्ड। ये पॉइंट ए से हम इस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। ओके, अब सवाल उठता है कि हम वेलोसिटी कहां दें, और जो मैंने कंडीशन लिया है उसके अनुसार थीटा 90 होना चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके सर, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका है परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनवर्ड। देखो ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, या आप उसको निगेटिव जेड एक्सिस बोल सकते हो। ओके सर, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमको वेलोसिटी दिया है या देना है। सिंपल सा ऐसा बोलो कि हमको इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी देना है। अब तुम ध्यान से देखो, तो मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज एंड गोइंग इनवर्ड। मतलब कि ये जो मेरा प्लेन है ना, ये देखिए, जो बोर्ड का प्लेन है या जो आपके कॉपी के पेज का प्लेन होगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब कि हम अगर वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में दे दें, अगर हम वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में दे दें किसी भी तरफ, अब आप वेलोसिटी जो है आप वो इस बोर्ड के प्लेन में दे सकते हो, आप अपने कॉपी के पेज के प्लेन में दे सकते हो, वो आप किसी भी तरफ दे दो। मतलब कि आप वेलोसिटी इस तरफ दे दो, आप वेलोसिटी इस तरफ दे दो, आप वेलोसिटी इस तरफ दे दो, आप वेलोसिटी इस तरफ दो, आप वेलोसिटी इस तरफ दो। आप अपने कॉपी के पेज के प्लेन में किसी भी तरफ वेलोसिटी दोगे तो वो वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे कॉपी के पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमने अगर वेलोसिटी कॉपी के पेज में दिया है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। सब लोग को अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब कि आप इस बोर्ड के प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दो, वो इससे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, मतलब हम एक बात श्योर हो गए हैं कि मेरा जो वेलोसिटी हम लेने जा रहे हैं वो इस बोर्ड के प्लेन में लेने वाले हैं। चलो अच्छी बात है। और हमने तुमको बोल दिया, हमने तुमको ऐसा मान रहे हैं कि तुम इस पॉइंट ए पे वेलोसिटी मान लो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम किसी भी तरफ ले सकते हो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में। मैंने समझाने के लिए या समझने के लिए थोड़ा आसान हो इसलिए मैंने उसको लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो अभी क्या हो गया तुम्हारा, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा फ्रॉम द फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा हो गया 90, तो फोर्स आपका हो जाएगा मैक्सिमम और आपका हो जाएगा क्यू वी बी। तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस पर फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स लग रहा है तो इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा। और सबको एक बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि ये मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करता है। मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है, इस चार्ज पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं करता है। मतलब कि जिस वेलोसिटी से मैंने इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए पे प्रोजेक्ट किया है, पूरे मोशन के दौरान उसका वेलोसिटी भी ही रह जाएगा, या उसका स्पीड बोलो, उसका स्पीड भी ही रह जाएगा, उसका स्पीड चेंज नहीं करने वाला है भाई। तो इस मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो कि इन सिंपल लैंग्वेज इट ओनली डिफ्लेक्ट्स द चार्ज पार्टिकल, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दिया है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो मैग्नेटिक फोर्स बस इसको डिफ्लेक्ट करेगा, उसका स्पीड चेंज नहीं करेगा। ओके सर, अच्छी बात है। अब जरा चेक करते हैं कि इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या आने वाला है। तो फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल जो मैंने तुमको लास्ट क्लास में बताया था, वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी इज अलोंग पॉजिटिव एक्स और फील्ड है मेरा परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड। तो मैंने घुमाया अपने हाथ को, तो फोर्स कहां आ रहा है, देखो फोर्स आ रहा है इस तरफ पॉजिटिव वाई में। मतलब इस पॉइंट ए पे जो फोर्स का आपका डायरेक्शन आने वाला है वो कुछ इस तरफ आएगा। तो इसको मैंने शो कर दिया है एफ वेक्टर से। ओके, अब क्या होगा कि इस पॉइंट ए से मेरा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। और मान लीजिए कि इस पॉइंट ए से डिफ्लेक्ट होके कुछ समय बाद वो कहीं इस पॉइंट बी पे आ गया है, कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पे आ गया है। अब जब वो इस पॉइंट बी पे आएगा तो उसका स्पीड चेंज नहीं किया है भाई, उसका सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज किया है। आप ऐसा बोलो कि उसका स्पीड चेंज नहीं किया हुआ है, उसका क्या चेंज होगा, बस ऐसे बोलो कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। लाइक इस पॉइंट बी पे उसका स्पीड फिर से दी है, बस उसका चेंज किया होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और वो कहीं इस तरफ मूव कर रहा होगा। अब चेक करिए, तो इस पॉइंट बी पे जो मैग्नेटिक फोर्स का आने वाला है डायरेक्शन वो कहां आएगा, देखो तो इस बार वेलोसिटी है मेरा अलोंग पॉजिटिव वाई, फील्ड अंदर घुमाया इस तरफ आ रहा है। तब इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फोर्स कहीं इस तरफ आएगा। अब फिर से क्या होगा, ये जो फोर्स है आपका वो ओनली उस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा, वो फिर से उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, वो बस उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बस उसको घुमाते जाएगा, उसके स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है या वो उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। अब क्या होगा कि इस पॉइंट बी पे फिर से फोर्स लगेगा, फिर से ये घूमेगा फिर से घूमेगा, लेकिन क्या हो रहा है, उसका स्पीड चेंज नहीं होगा फिर से। मतलब कि ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है इस केस में वो बस चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस डिफ्लेक्शन के दौरान ना तो स्पीड चेंज कर रहा है और ना ही मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो आपका स्पीड भी चेंज कर रहा है और ना ही आपका एंगल थीटा चेंज कर रहा है। देखो अभी भी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना वो एक किसी कांस्टेंट कर्व पे हो रहा होगा, या वो एक किसी कांस्टेंट पाथ पे हो रहा होगा। और कांस्टेंट पाथ का मतलब कि नथिंग बट अ सर्कुलर पाथ, मैंने ये कैसे बोल दिया, क्योंकि ना तो फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है और ना ही स्पीड चेंज कर रहा है, ना तो फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है ना तो स्पीड चेंज कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे पाथ क्या होने वाला है, पाथ इज सर्कुलर। अब सब लोग इस बात को अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे कि व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ सर्कल। सबको समझ में आएगा? ओके। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका होगा टुवर्ड्स द सेंटर। क्यों? सुनो, जैसे ही मैंने बोल दिया कि पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कल, तो सबके मन में एक ख्याल आया होगा कि अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैग्नेटिक फोर्स।
तो मैग्नेटिक फोर्स विल गिव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड हमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वही तो यहाँ पे हो रहा था, इस मैग्नेटिक फोर्स के चलते ओनली चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन चेंज कर रहा था या ओनली डेविएशन हो रहा था, उसका स्पीड चेंज नहीं कर रहा था। ओके सर, हमको समझ में आ गया। तो इस केस में जो इसका पाथ होने वाला है, वो होने वाला है सर्कुलर, मतलब कि जो आपका चार्ज पार्टिकल था वो कुछ देखिए ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर जाएगा, ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका पॉइंट बी था, ये आप कोई पॉइंट सी मान लो या कोई पॉइंट डी मान लो। तो पॉइंट ए पे जो फोर्स था वो कहीं आया था इस तरफ, इस पॉइंट बी पे जो फोर्स था वो कहीं आया था आपका इस तरफ, इस पॉइंट सी पे जो फोर्स होगा वो कहीं आएगा इस तरफ, इस पॉइंट डी पे जो फोर्स आएगा वो कहीं आएगा इस तरफ, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, एंड दिस फोर्स विल गिव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और पॉइंट ए पे जो आपका चार्ज पार्टिकल था वो ये था क्यू, उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा था भी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा भी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा भी, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा भी। ओके, सब पॉइंट असल में। सो दिस इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल सर्कल। अब सबको यहाँ पे एक बात ऐसा दिख रहा होगा कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल घूमा है वो सर्कुलर पाथ तो था, चलो अच्छी बात है, वो एक सर्कुलर पाथ था और वो एक कंप्लीट सर्कल किया है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आप यहाँ पे इसको स्टार्ट पॉइंट देके लिखो कि अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड, और फिर से मैंने जो वेलोसिटी दिया है वो कुछ दिया है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो ये मेरा रहा वेलोसिटी। तो अभी भी क्या है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन या वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रॉम द नॉलेज इसका पाथ होना चाहिए सर्कुलर, हाँ बिल्कुल इसका पाथ फिर से सर्कुलर होगा, लेकिन ये इस केस में कंप्लीट सर्कल नहीं करता है, ये सर्कुलर तो होगा लेकिन ये कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, पाथ सर्कुलर है लेकिन कंप्लीट सर्कल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो तुम लोग इस बात को याद रखना कि जब भी आपको अगर एक सर्कल कंप्लीट करना है उस केस में आपको चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो फेंकना ही होगा, साथ ही साथ आपको उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करना होगा प्रोजेक्ट। देखो मैंने इस केस में इसीलिए पॉइंट ए लिखा था यहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैंने ये केस लिया था वहां पे मैंने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही किया था प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाया। इस केस में मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से किया है प्रोजेक्ट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फिर से परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ सर्कुलर होगा, लेकिन वो सर्कल इस पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो कुछ अपार्ट ऑफ सर्कल ही करता है। तो तुम लोग इस बात को नोट्स में लिख लो। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है, मतलब कि जब हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से करते हैं प्रोजेक्ट और जब उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से करते हैं प्रोजेक्ट, तब थोड़ा तुमको क्वेश्चन आसान बनता है। हालांकि दोनों ही केस में तुम्हारा पाथ सर्कुलर होता है। सबको समझ में आया ना? ओके। कहीं पे अगर कुछ मेंशन नहीं किया है कि अंदर से किए हैं कि बाहर से किए हैं और डायग्राम भी नहीं दिया है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से ही किए हैं आपका प्रोजेक्ट, तो फिर वो एक कंप्लीट सर्कल घूमता है। समझ में आया ना? बिल्कुल। चलो जल्दी से जो इसमें लिखना है तुम लोग इसको लिखो, फिर मैं इस पे और आगे बढ़ता हूं। तो हमने क्या सीखा कि जब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या फिर हो जाएगा थीटा 180, तब वो जाएगा अनडेविएटेड। कौन? चार्ज पार्टिकल, मतलब कि तब हो जाएगा स्ट्रेट पाथ में। और जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री तब हो जाएगा सर्कुलर पाथ में। ओके। और हमने यहां से देखा कि पाथ होगा सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ होगा तो कुछ उसका रेडियस भी होगा और कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। हम बोलेंगे लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर, क्योंकि अगर ये आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कुछ तो उसका रेडियस होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा रेडियस। तो मैंने मान लिया कि दिस इज द रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर। तो अगर ये रेडियस आर था और हमने उसको v वेलोसिटी से किया है प्रोजेक्ट, v वेलोसिटी से, क्या बोलो आप कि उसका स्पीड v था,
तो वो स्पीड उसका पूरे मोशन में चेंज नहीं करने वाला है, तो हर जगह उसका स्पीड भी ही रहेगा। ओके, सो लेट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r एंड स्पीड इज v, स्पीड इज v। देन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितना आने वाला है, m v स्क्वायर बाई r, ये तो सबको होना चाहिए पता, m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, m v स्क्वायर बाई r। और ये कौन देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वो आपका देगा मैग्नेटिक फोर्स, कौन देगा, वो आपका देगा मैग्नेटिक फोर्स, तो F मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स विल गिव रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना आने वाला है बोलो, Q V B एंड साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, मतलब Q V B, तो Q V B इज द मैग्नेटिक फोर्स। ओके सर, तो मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि m v स्क्वायर बाई r बराबर Q V B, देखो v से v हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से r कितना आने वाला है, यहाँ से आपका r आने वाला है mv बाई QB, mv बाई QB, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब ये तुम लोग को याद रखना होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r बराबर mv बाई QB। या देखो इसको हम लोग और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है ऊपर m इंटू v एंड मास इंटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं कि mv की जगह पे लीनियर मोमेंटम और उसको हम लिखते हैं p से ना, तो p बाई QB। देखिए तो r बराबर mv बाई QB या फिर लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे p आपका हो गया लीनियर मोमेंटम, देखो यहाँ पे p इज लीनियर मोमेंटम। ओके सर, और एक बात हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज p स्क्वायर बाई 2m, सबको पता है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि p बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, सब लोग देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम एक बात और लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2m k बाई QB। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाई चार्ज पार्टिकल। देखिए ये तीन फॉर्म में हमने इसको लिखा है, r बराबर mv बाई QB, p बाई QB या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2mk बाई QB। और k क्या है बताओ, यहाँ पे k क्या है, k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सबको याद रहेगा ना, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। चलो और भी इससे करते हैं बात हम लोग। अब सब लोग ध्यान से देखो कि रेडियस आया है एम वी बाई QB, मतलब हम यहां से साफ साफ देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी हम लोग देंगे, जितना ज्यादा हम लोग स्पीड देंगे किसको, चार्ज पार्टिकल को, उतना ज्यादा उसके सर्कल का रेडियस होगा। सब लोग इसको याद रखोगे, हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे। अब हमने ये बात सीख लिया कि मेरा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और उसके पास जब तक वेलोसिटी रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तब तक वो घूमता रहेगा। मतलब कि वो सर्कुलर पाथ को बार बार रिपीट करेगा, वो सर्कुलर पाथ को बार बार रिपीट करेगा, तो कुछ उसका टाइम पीरियड भी होगा। हाँ सर बिल्कुल, उसका टाइम पीरियड भी होगा, तो वही फाइंड करते हैं हम लोग, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। सब लोग ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड हम लिखेंगे वो क्या होगा आपको बताओ कि 2 पाई r बाई v। अब इसमें किसी को कोई भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, 2 पाई r बाई v इज द टाइम पीरियड, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में जो डिस्टेंस जाएगा वो है 2 पाई r, और उसका स्पीड था कांस्टेंट, वो था आपका v, तो 2 पाई r बाई v इज द टाइम पीरियड। ओके सर, अच्छी बात है। अब चलो यहाँ पे वैल्यू करते हैं पुट, तो 2 पाई और r कितना आया, देखो r आया था mv बाई QB, mv बाई QB एंड डिवाइडेड बाई v, तो v से v हो जाएगा कैंसल आउट, मतलब कि टाइम पीरियड कितना आ रहा है देखो, तो यहां से टाइम पीरियड आपका आ रहा है 2 पाई m बाई QB। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, 2 पाई m बाई QB। और वही हम तुझसे पूछते हैं फ्रीक्वेंसी, तो कितना होता है, वो होता है आपका 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज 1 बाई टाइम पीरियड, तो आपका जाएगा QB बाई 2 पाई m। सबको याद रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल सर याद रहेगा, चेक करो इसको। और अगर मान लीजिए हम बात करें एंगुलर स्पीड का या एंगुलर वेलोसिटी का, तो कितना होता है, वो आपका होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी।
अगर सबको याद हो तो कुछ याद है क्या कि इन सर्कुलर मोशन जो आपका, और यहाँ पे जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो ओमेगा आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी, तो आपका टी आया है 2 पाई एम बाई क्यू बी, देखिए आपका आ जाएगा क्यू बी बाई एम। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये सारी बातें सब लोग को याद रहेगी ना, सब लोग देखो यहां से। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट कहानी। हमने देखा था कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा या स्पीड जितना ज्यादा होगा, रेडियस उतना ज्यादा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। Similarly, frequency is independent of velocity. Similarly, angular velocity is independent of velocity. तो यहां से हम लोग लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टाइम पीरियड t इज इंडिपेंडेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, या यहां पे आप स्पीड लिख दो, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबको याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज और मास सेम है, अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज और मास सेम है, ओके। एक को मैंने दिया है वेलोसिटी कुछ v1 और मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा है। देखो यहां पर ध्यान से, दो चार्ज पार्टिकल, दोनों का चार्ज और मास सेम था, सेम मैग्नेटिक फील्ड में मैंने उनको दो डिफरेंट वेलोसिटी से किया है प्रोजेक्ट, और वेलोसिटी मेरा है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो पहले को मैंने दिया है वेलोसिटी v1 और दूसरे को मैंने दिया है वेलोसिटी v2, दूसरे को मैंने दिया है वेलोसिटी v2, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, इसका भी आपका चार्ज q है, मास m है, ओके। और सबको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इज r1 एंड रेडियस ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल इज कुछ ऐसा r2। अब देखो तो फ्रॉम डायग्राम हमको साफ साफ दिख रहा है कि r2 इज मोर देन r1, तब रेडियस जो है वो सेकेंड वाले चार्ज पार्टिकल का ज्यादा है पहले से। तो अगर सेकेंड वाले का रेडियस ज्यादा है तो मतलब कि सेकेंड वाले का वेलोसिटी भी होगा ज्यादा, v2 इज मोर देन v1, क्योंकि हमको पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ओके। तो सबको ये याद रहेगा। अब दोनों का चार्ज सेम था, दोनों का मास सेम था, वेलोसिटी अलग था इसलिए रेडियस अलग हो गया। लेकिन अब मैं अगर बात करूं उनके टाइम पीरियड का, t1 और t2 का, t1 एंड t2 का, तो बोलो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा और किसका टाइम पीरियड कम होगा। तुम लोग वीडियो को पॉज करो और सोचो। दोनों पे चार्ज सेम है, मास सेम है, दोनों को मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड में किया है प्रोजेक्ट, ओके। दोनों को बस मैंने डिफरेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिफरेंट वेलोसिटी दिया था तो उनका डिफरेंट हो गया था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड का, तो सब लोग ध्यान से देखो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर दोनों का चार्ज सेम था, मास सेम था और दोनों को मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया था, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होने वाला है। दोनों का टाइम पीरियड सेम होने वाला है मतलब क्या कि दोनों सेम टाइम में एक सर्कुलर पाथ या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, दोनों सेम टाइम में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो जा रहा है, तो मैं तुमको अभी बता रहा हूं। जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, देखो तो उसका रेडियस भी ज्यादा है, मतलब कि उसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए ज्यादा डिस्टेंस भी करना पड़ेगा कवर, ज्यादा डिस्टेंस तो ज्यादा स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड का रेशियो जो पहले वाले के बराबर आ जाएगा। पहले वाले का अगर
स्पीड कम था तो उसका डिस्टेंस भी कम था। तो दोनों का स्पीड और डिस्टेंस ऐसे होता है ना, या ऐसे बोलो कि दोनों का स्पीड और रेडियस ऐसे होता है कि दोनों सेम समय में ही एक एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा। तो इस बात को तुम लोग याद रखना कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास। मतलब कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज था Q, मास था M, और उसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली किया है, उसको फेंका है। ओके, तो जब हम उसको वेलोसिटी देंगे v, जब उसको हम वेलोसिटी देंगे v, तो मान लीजिए कि उसका जो रेडियस था वो था कुछ r। वही जब हम इसको वेलोसिटी दे देंगे 2v, तो हमने इसका वेलोसिटी कर दिया है डबल, या हमने इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया है, तो इसका जो रेडियस होगा वो भी हो जाएगा इंक्रीज। अब जैसे ही आपने इस सेम चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी कर दिया है डबल, तो इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा और इसका टाइम पीरियड फिर से सेम रह जाएगा, क्योंकि उसका चार्ज और मास सेम है। तो वेलोसिटी डबल करने से एक्चुअल में इसका रेडियस भी डबल हो जाएगा, तभी उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम होगा। समझ में आया क्या? जल्दी सब लोग बोलो ध्यान से, इसको एक बार चेक करो, नहीं समझ में आया तो सब लोग इसको ध्यान से देखो कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड या फिर वेलोसिटी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, मास एंड मैग्नेटिक फील्ड। सब लोग इसको ध्यान से देखो और इसको कॉपी कर लो। ओके, और इसी प्रिंसिपल पे ये जो मैं यहाँ तुमको बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसी पे तुम्हारा एक डिवाइस है, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन, जो कि वर्क करता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। वो पहले फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता था, अभी उसका यूज बहुत कम हो गया है, अब तो और भी उससे ज्यादा अच्छे डिवाइसेज आ गए हैं। लेकिन जो साइक्लोट्रॉन है वो इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। सबको याद रहेगा ना? बिल्कुल। तो सब लोग ये वाला पॉइंट याद रखना। और ये जो मैं तुमको बताया है, रेडियस mv/qv, p/qv एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2mk/qv, और ये टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सब आसान है, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब चलो इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जा रहे हैं लेने केस 3। तो केस 3 में क्या होगा कि व्हेन एंगल इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इस बार ना तो एंगल आपका 0 है, ना तो 180 है और ना ही 90 है, मतलब उनके बीच में कुछ होगा। मतलब इस बार आपका जो थीटा है वो हो सकता है 60 डिग्री, वो तो हो सकता है 45 डिग्री, वो आपका हो सकता है 120 डिग्री, ये सब कुछ ऐसा हो सकता है। समझ में आया ना? तो अब पाथ कैसा होने वाला है, तो चलो देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक माना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक माना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपका है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। और मैंने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लिया है, देखो मैं इसको पॉइंट ए मानता हूँ। चार्ज पार्टिकल पे चार्ज है, मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव क्यू, और मास मैंने माना है उस पे एम, और इस बार जो मैंने उसको वेलोसिटी दिया है कुछ इस तरफ, देखो इस बार मैंने जो उसको दिया है वेलोसिटी वो कुछ इस तरफ है, और वो इस बार मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया है। इस बार जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाया है। देखो सब लोग ध्यान से, इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मेरा इस बोर्ड के प्लेन में है अलोंग एक्स एक्सिस, जो मेरा वेलोसिटी है वो भी बोर्ड के प्लेन में है अलोंग एंगल थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से ये वाला। तो अब पाथ कैसा होने वाला है, चलो अच्छी बात है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि सर इस बार जो मेरा एंगल है वो ना तो 90 है, ना तो 0 है, ना तो 180 है, तो फिर कैसे सोचें हम लोग? तो चलो देखते हैं तुमको कैसे सोचना है। अब सब लोग एक बात श्योर है कि ये जो वेलोसिटी है आपका, उसका एक कंपोनेंट आएगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इतना सब लोग श्योर है? हाँ सर बिल्कुल।
क्योंकि हमको वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करने आता है। तो चलो देखते हैं। तो इस वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा, देखो मैं यहां लिखा हूं v पैरेलल। v पैरेलल का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा v cos थीटा। सब लोग ध्यान से देखो, जिसके साथ मेरे को एंगल पता होता है उस तरफ आता है cos वाला कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है v cos थीटा, और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस तरफ y एक्सिस की तरफ, वो कितना आएगा, तो आपका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आने वाला है वो आपका आएगा v sin थीटा। ओके सर, तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आए, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक आया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इससे पहले जो दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं उससे। देखो ध्यान से, हमको पता है कि इस पैरेलल कंपोनेंट वाले के चलते कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि ये पैरेलल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, और इस पैरेलल कंपोनेंट वाले वेलोसिटी के चलते जो मेरा चार्ज पार्टिकल होगा वो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा, और इसी वेलोसिटी से v cos थीटा से, क्योंकि इस v cos थीटा वाले पैरेलल कंपोनेंट के चलते कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिर वो स्ट्रेट पाथ में मूव करना चाहेगा। क्यों? ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा। ओके सर, अब आपका रह गया है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि अगर वेलोसिटी होता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड तो आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, मतलब कि इस v sin थीटा के चलते मेरा ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस v sin थीटा के चलते वो मूव करेगा सर्कुलर पाथ में, इस v cos थीटा के चलते वो मूव करेगा स्ट्रेट पाथ में, मतलब कि यहाँ पे जो हमको शेप ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है वो आपका है हेलिकल शेप, या वो आपका शेप है हेलिक्स, मतलब कि वो सर्कुलर पाथ में भी मूव करेगा और वो स्ट्रेट पाथ पे भी सामने की तरफ मूव करेगा। सो दिस इज द पाथ, दिस इज द पाथ हेलिकल। सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे पाथ क्या होने वाला है, हेलिकल। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अदर देन 0, 180 एंड या फिर और 90, तो उस केस में पाथ आपका होता है हेलिकल या हेलिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं। वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ड्यू टू v sin थीटा, और वो स्ट्रेट पाथ में करेगा मूव ड्यू टू v cos थीटा। ओके सर, अच्छी बात है। चलिए अब ये जो आपका हेलिकल पाथ है, ये जो आपका हेलिकल पाथ है, इसका कुछ हो सकता है रेडियस, बिल्कुल हो सकता है रेडियस। तो अब हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ या रेडियस ऑफ हेलिक्स। तो जैसे मैंने तुमको अभी जस्ट ये बताया था कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r बराबर m इंटू v बाई क्यू इंटू बी। और सबको ये याद होगा कि यहाँ पे जो v था वो क्या था, वो था परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड के चलते ही ना कर रहा था मूव, और पिछले वाले केस में मेरा जो भी वेलोसिटी था वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही था, तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा v ले लिया था। और यहाँ केस में, इस केस में मेरा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है। तो सर्कुलर पाथ के लिए हम लोग कौन सा लेंगे कंपोनेंट, ओनली परपेंडिकुलर वाला। मतलब अब हम लिखेंगे कि इन द केस ऑफ रेडियस ऑफ हेलिक्स m वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड q इंटू बी। देखो अब ये हमारे लिए हो जाएगा आसान कि दिस इज फॉर्मूला सिमिलर टू द सर्कुलर पाथ। तो वहां पे था एम वी बाई क्यू बी, यहाँ पे हमने लिखा एम वी परपेंडिकुलर टू द बाई क्यू बी, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाले के चलते ही सिर्फ वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। ओके सर, तो लिखो यहाँ पे एम, अब ये कितना है, वैल्यू ऑफ वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा, हो जाएगा वी साइन थीटा बाई क्यू बी, हो गया। दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। अब फिर से आप अगर चाहो तो इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 2 पाई और जहां पे आर था वहां पे एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी एंड बाई वी परपेंडिकुलर, तो वहां पे आपका फिर से आ जाएगा वी साइन थीटा। मतलब सर्कुलर पाथ का जहां भी बात आ रहा है आपको सिर्फ लेना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए फिर से वी साइन थीटा कैंसिल आउट, तो फिर से आपका आ गया टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाई क्यू बी।
तो फिर से हमको दिख रहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली इसका अगर हमको फाइंड करना हो फ्रीक्वेंसी तो सिमिलर टू आ जाएगा पिछला केस QB/2πm। सबको याद रहेगा क्या? तो सब लोग इसको याद रखना, इसमें कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। ओके चलो अच्छी बात है। अब इस हेलिकल पाथ में एक और टर्म आता है और उसको हम लोग बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। देखिए तो पिच क्या होता है? पिच होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड या फिर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब कि जब चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल कर रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल में या वो पैरेलल टू द वेलोसिटी कितना डिस्टेंस मूव किया होगा उसको हम बोलते हैं पिच। देखो मैंने यहाँ पे शो किया है डायग्राम से, एक टाइम पीरियड में कितना वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, तो उसको हम बोलते हैं पिच। और पिच हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड हम फाइंड कर रहे हैं कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना डिस्टेंस वो मूव करने वाला है। ओके चलो अच्छी बात है। तो V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, तो आपका कितना आएगा? V पैरेलल इज V cos थीटा एंड इनटू टाइम पीरियड कितना है आपका? 2πm/QB। तो हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पिच। तो ये सब अब आप लोग को याद रखना होगा और ये सब आसान भी है, बस एक समझना है, आपको समझना है, फिर आपको याद भी नहीं करना होगा, सब चीज ऐसे आसानी से हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ना? ओके अच्छी बात है। अब अगर आप लोगों ने इन सारे फॉर्मूलाज को कॉपी में लिखा होगा तो एक बार उसको रीड कर लो, क्योंकि अब हम इस पे जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने। सब लोग इसको एक बार चलो ध्यान से देखो, तो जल्दी देखो इसको ध्यान से। ओके चलो अच्छी बात। चलो ये अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन, यहाँ पे ड्यूट्रॉन कहने का मतलब ये होगा उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दे इंटर perpendicularly into a uniform magnetic field. Find the ratio of their radius and ratio of their time period. Okay? हमसे पूछा गया है कि उनके रेडियस का रेशियो और उनके टाइम पीरियड का रेशियो, उनके टाइम पीरियड का रेशियो। ओके अच्छी बात है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं परपेंडिकुलरली, तो उनका पाथ होगा सर्कुलर। ओके तो मेरे पास जो सर्कुलर पाथ के रेडियस के लिए फॉर्मूला है वो क्या है आपका? देखो तो R = mv/qb। अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा परपेंडिकुलर टू द फील्ड तो रेडियस इज mv/qb। ओके तो यही मेरे को कंपेयर करना है। या हमने कहा था कि दिस कैन बी आल्सो p/qb, या फिर इसको हम लिख सकते हैं √2mk/qb। अब तुम लोग हमको बताओ कि इस रेडियस का रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग इन तीनों में से कौन सा फॉर्म यूज करें? तो मैंने 3 फॉर्म आपको बताया है, सोचो जरा। तो हमको ये थर्ड वाला फॉर्म यूज करना चाहिए, √2mk/qb, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि उनका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो आपको अगर रेशियो फाइंड करना है तो अगर ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज रहेंगे तो हो जाएंगे कैंसल आउट। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम था, तो हमको ये थर्ड वाला ही फॉर्म यूज करना चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो थर्ड वाले फॉर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस। जहां भी आपका बात कर रहे हैं हम ड्यूट्रॉन, मतलब कि हम उसके न्यूक्लियस का बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूट्रॉन। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू के मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो उसको मैं अभी के ही छोड़ देता हूं क्योंकि वही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन आल्सो। तो ये हो जाएगा √2mp/k चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों ही सेम मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया, तो उसको मैंने b से छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय √2
2 times mass of neutron nucleus into k divided by charge of neutron nucleus into d। देखो तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, तो k हो जाएगा b और k b और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा क्या, देखो यहाँ से आपका बचने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑन न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन। सब लोग इसको चेक करो एक बार, तो जल्दी से इसको चेक करो। तो ये आपका आ जाएगा रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, तो देखिए ध्यान से कि मास ऑफ, मैंने मान लिया कि मास ऑफ प्रोटॉन इज m। अब हम बात करें न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का, तो इसमें क्या होता है देखिए, तो न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और अगर हम मान के चलें कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, या हाँ मतलब ये न्यूट्रॉन और ये जो आपका ये प्रोटॉन है उनका मास लगभग सेम होता है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको हम 2m लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। ओके सर, क्योंकि हमको उसका फाइंड करना है रेशियो। उसके बाद चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में एक आपका प्रोटॉन है और एक आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में भी एक ही प्रोटॉन था। चलिए अच्छी बात है। अब यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेडियस का रेशियो। तो यहां से हो जाएगा आर पी बाई आर डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ जो आपका प्रोटॉन था, आप अगर उसको मानते हो m, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इज 2m इंटू चार्ज तो हो गया है दोनों पे सेम, तो हो जाएगा 1/1, या ऐसा लिख दो आप q बाई क्यू ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा कि रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू द न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1/√2। सो दिस इज द आंसर, कि उनके जो रेडियस का रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 1/√2। देखो ये बहुत ही आसान था ना, बस तुमको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना था, फिर ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाता। अब सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। An electron, a proton and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in circular orbits of radii re, rp and r alpha respectively in uniform magnetic field B. Full stop. The relation between re, rp and r alpha is, मतलब बोल रहा है कि तीन हमारे चार्ज पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा, तीनों एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किए हैं और तीनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो उनके रेडियस के बीच में क्या आने वाला है सही रिलेशन, वही आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आर ई, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज आर पी एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज आर अल्फा। और क्वेश्चन में एक जो की पॉइंट है कि इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, इन तीनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो इनके रेडियस को कंपेयर करने के लिए जो मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है, पहले वाले क्वेश्चन है, वही आप लोग फॉर्मूला यूज करना। अब मेरे को उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो सब लोग एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर तुम लोग आंसर चेक करो। सबने सॉल्व किया क्या? सॉल्व कर लिया हो तो चलो अपना आंसर चेक करो एक बार। हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे यूज, रेडियस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m k/qb, यही ना? ओके चलो, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो पहले जो इनके जो मेरे 3 चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इनके मास का और चार्ज का हम कुछ बात कर लेते हैं। तो हम चलो मानते हैं कि लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज me, मास ऑफ प्रोटॉन इज mp एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल,
अब सबको एक बात पता है कि अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम प्लस प्लस, इतना सबको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इट इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम के न्यूक्लियस में 2 होता है प्रोटॉन और 2 होता है न्यूट्रॉन। और हम अगर न्यूट्रॉन का मास माने लगभग इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। देखो ये हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और हम एक बात और बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इतना श्योर है, सब लोग श्योर हो ना? हाँ चलो बिल्कुल। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं चार्ज का। तो जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वही होता है आपका चार्ज ऑन प्रोटॉन भी। दोनों पे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और हमको रेडियस बताना है तो बात करना है सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड का, साइन के बाद हमको नहीं करना है। ओके, और एक बात हमको और पता है कि अगर हम बात करें चार्ज ऑन अल्फा का, तो हीलियम पे प्लस प्लस मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑन 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, या फिर 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ऐसा इसको बोल सकते हैं। किस पे? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। सब लोग इसको चेक करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये आपको खुद से सोचना था, ये आपको खुद से सोचना था। ओके चलो, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे सवाल में। तो देखो ध्यान से, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय Q इंटू बी। अब हमको क्वेश्चन में एक बात दिया है कि तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम था और तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है। मतलब क्या कि हम बोल सकते हैं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय चार्ज। तो जिसका ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मास डिवाइडेड बाय चार्ज, उसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आइए अल्फा पे। तो फॉर अल्फा हम लोग सेम क्या पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन या फिर ट्वाइस ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या फिर देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2, ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 से 2 बाहर आएगा, 2 था नीचे तो हो जाएगा कैंसल आउट, या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब बस अब चेक कर लो, अब यहां से आपका इजीली कंपेयर हो जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो कि रेडियस ऑफ जो प्रोटॉन था वो भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड सेम आया है फॉर अल्फा पार्टिकल ऑल्सो। मतलब कि एक बात हम श्योर हो गए हैं कि जितना होगा रेडियस ऑफ, एक बात हम श्योर हो गए हैं कि जितना होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मैं यहां लिखता हूं, जितना होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन उतना ही आपका आने वाला है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। जितना आने वाला है रेडियस ऑफ प्रोटॉन उतना ही आपका आने वाला है रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप अगर ऑप्शन को चेक करो तो सिर्फ 2 ऑप्शन में ऐसा हमको दिख रहा है, ए और बी में। मतलब सी और डी तो हम लोग पहले ही काट दिए कि ऑप्शन सी और डी हो नहीं सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ए और बी में कौन सा होगा। तो अब वो फैसला होगा आपका रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन से। तो देखो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ प्रोटॉन बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के नीचे वाला वैल्यू सेम है। देखो तो फैसला होगा मास से, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। सबको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ना? बिल्कुल। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से तुम लोग इसे वीडियो को फिर से देखो एक बार, पक्का समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा सोचना है तुमको बस। तब तक तुम लोग ये लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से करो प्रैक्टिस में। लास्ट वाला क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं कि a beam of protons with a velocity of 4 into 10 to the power 5 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla. Full stop. The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. Find the radius of the helical path and pitch of the helix. आपको रेडियस बताना है ऑफ द हेलिकल पाथ एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करो, फिर आंसर चेक करना। सबने सॉल्व किया गया? चलो ये अपना चेक करो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मेरे को इस क्वेश्चन में जो चार्ज पार्टिकल दिया है वो दिया है बीम ऑफ प्रोटॉन, मतलब ये आपका चार्ज पार्टिकल आने वाला है प्रोटॉन। ओके, तो लिख लो आप चार्ज इतना आने वाला है। चार्ज आपका आने वाला है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ जो आपका आने वाला है प्रोटॉन वो आपका आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये सब वो लिख लो पहले। ओके, उसके बाद आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिया है वो दिया है 0.3 टेस्ला, और जो भी आपको दिया है वो दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मान लीजिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड था तो इधर कहीं आपका वेलोसिटी वेक्टर है 60 डिग्री पे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहला सवाल क्या है, हमको फाइंड करना है रेडियस। तो रेडियस क्या है बोलो, एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, यही ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा भी परपेंडिकुलर इज भी साइन थीटा, तो एम भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके सर, अब बस तुमको वैल्यू पुट करना है। तो मास का वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। आपका भी कितना है, भी हो गया है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड साइन थीटा, तो साइन 60 हो जाएगा ना, साइन 60 डिवाइडेड बाई क्यू आपका आ गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और बी आपका आ गया है 0.3। अब जो भी है इसको सॉल्व करना होगा, तुम लोग इसको सॉल्व करना घर पे। ठीक है, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो आंसर तुम्हारा आएगा वो कुछ आएगा, देखो 0.012 मीटर ये तुम्हारा आएगा। भलो तुम लोग सॉल्व करना है इसको 0.012 मीटर, या फिर आप इसको चाहो तो 1.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। सो दिस इज द रेडियस 1.2 सेंटीमीटर या फिर 0.012 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसी में जो था दूसरा पार्ट, अब आपसे पूछा है पिच। तो पिच क्या होता है, पिच कुछ याद है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, यही ना। तो पैरेलल कितना है कंपोनेंट आपका v cos थीटा ना, तो v cos थीटा, और जो आपका टाइम पीरियड आता है वो आपका आता है 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी। तो देखो फिर आपको हर एक वैल्यू पता है, सारा वैल्यू बस आपको पुट करना है। तो तुम लोग वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना। मैं इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर आपका आएगा 0.044 मीटर या फिर 4.4 सेंटीमीटर। सब लोग इसको खुद से सॉल्व करना, इसमें बस वैल्यू पुट करना है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना, कुछ काम तुम लोग को भी करना होगा, वैल्यू पुट करना है। चलो तो ये आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा कि कैसे क्या पाथ होने वाला है, पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, और कैसे उसके बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय, सब्बा खैर, और सब लोग पढ़ के जरूर आना।